आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस, जिसमें हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड की। फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में हम क्या चाहते हैं कि हम जब टेक्स्ट बुक रीड करें तो मेरा जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा कंसंट्रेशन ये होता था कि जब भी मैं एक फर्स्ट लाइन रीड करूं तो उसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसका मतलब मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे एक बात अगर साइंटिफिक नजरिए से देखें तो वर्ल्ड शब्द यहाँ पे आ रहा है। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है, एक अर्थ है और वर्ल्ड है। आपको लग रहा होगा हम टॉपिक के बाहर जा रहे हैं, नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक को। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या है, वर्ल्ड का मतलब क्या है। जब भी बुक में बोला जाए या फिर कहीं पे भी कभी भी कुछ भी बोला जाए, अगर बोला जाता है अर्थ, तो अर्थ का मतलब होता है स्पेसिफिकली प्लैनेट अर्थ, जो हमारा ग्रह है प्लैनेट अर्थ। और वर्ल्ड का मतलब होता है जहां पे भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको हम वर्ल्ड बोल सकते हैं। तो अगर मार्स पे भी आगे जाके कभी इलॉन मस्क पहुंच गए और मार्स पे उन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन बसा दी तो हम बोलेंगे वर्ल्ड ऑफ मार्स, मार्स का वर्ल्ड हो गया वो। ठीक है, तो अर्थ का मतलब होता है स्पेसिफिकली प्लैनेट अर्थ, और वर्ल्ड का मतलब होता है wherever there is ह्यूमन पॉपुलेशन, किसी भी प्लैनेट पे हम उसको अर्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट उन्होंने बात करी है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब कितना डाइवर्स है हमारा वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड कितना डाइवर्स है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और एक ह्यूमन पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, मेरे साथ साथ यहाँ पे पेड़ पौधे भी है, तो ये प्लांट्स है, बर्ड्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब क्योंकि हम एक साइंस स्ट्रीम में बात कर रहे हैं तो हम जनरलाइज्ड वर्ड नहीं बोल सकते कि जी हाँ ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है, नहीं, वी हैव टू हैव सम सर्टेन क्राइटेरिया जिससे हम पता चल सके कि हाँ दिस थिंग इज लिविंग एंड दिस थिंग इज नॉन लिविंग। ठीक है, अब यहाँ पे पहले डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस को हम 10th में भी पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी है क्या। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, राइट। तो जहां पे भी हम लाइफ फॉर्म्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वही है बायोलॉजी। अब इसमें हम डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम बॉटनी आ गया, जूलॉजी आ गया, माइक्रोबायोलॉजी है, कि मेन 3 स्ट्रीम्स ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, बॉटनी में हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, जूलॉजी के बारे में हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फील्ड में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, लाइफ की स्टडी करेंगे, इसमें लाइफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, और उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। और उसमें हमने पहले बात की कि डाइवर्सिटी बताने जा रहे हैं, वहां पे डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में स्पीसीज होती है। अब यहाँ पे आप आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी हम क्लैरिफाई करते हैं एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी एक स्पीसीज के ग्रुप ऑफ पीपल है उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन, तो हम हमारे यहाँ पे एरिया में अगर ह्यूमंस रह रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर कोई बर्ड रह रही है तो बोलेंगे उस बर्ड का पॉपुलेशन। अगर कोई डॉग रह रहा है तो डॉग्स की पॉपुलेशन, राइट। और दूसरा होता है कम्युनिटी, पॉपुलेशन के साथ होता है एक वर्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है कि जहां पे डिफरेंट पॉपुलेशन साथ में रहे उसको बोलेंगे कम्युनिटी। यहां पे सिर्फ एक स्पीसीज की बात होती है, वन स्पीसीज, और यहां पे मल्टीपल स्पीसीज, राइट। स्पीसीज का मतलब होता है एक, जैसे कि ह्यूमन स्पीसीज, स्पैरो की स्पीसीज हो गई, डॉग्स की स्पीसीज हो गई, हॉर्स की स्पीसीज हो गई। तो जहां पे ये सारे साथ में रह रहे हैं एक एरिया में, जहां पे डिफरेंट स्पीसीज साथ में रह रही है, उसे हम बोलेंगे कम्युनिटी। और उसी एरिया में अगर मैं स्पेसिफिकली ह्यूमन की बात करने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा ह्यूमन पॉपुलेशन, हॉर्स पॉपुलेशन, स्पैरो पॉपुलेशन, राइट। तो ये डिवीजन है, व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज कम्युनिटी। अब
लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, पॉपुलेशन में रह रहा है, कम्युनिटी में रह रहे हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। हमारी एक इकोलॉजिकल सिस्टम होती है, उसमें ये सारी चीजें साथ में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और अपने अंदर एक प्रोसेस चलता रहता है, उनके इंटर रिलेटेड एक प्रोसेस चलता रहता है। उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर बाद में हम आगे बात करेंगे कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज अब आगे बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड में, और लिविंग वर्ल्ड में पहले देखेंगे कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। हमने बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से या उससे पहले हमें बताया जाता है कि दिस थिंग्स आर लिविंग एंड दिस थिंग्स आर नॉन लिविंग, लेकिन वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं था कि हाँ हम इसको लिविंग बोलेंगे, हाँ हम इसको नॉन लिविंग बोलेंगे। वो जब हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी इंसान, बच्चे को भी पूछ लो कि ये बुक क्या है तो बोलेगा नॉन लिविंग, ये बंदर क्या है तो बोलेगा लिविंग। लेकिन जब हम साइंटिफिक वे में बात करेंगे तो हमारे पास बहुत ऐसी चीजें आएगी जिसको हम लिविंग या नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन तो हमें अगर डिफरेंशिएट करना है तो वहां पे हमें क्राइटेरियाज चाहिए। तो उस क्राइटेरियाज की बात करेंगे हम इस टॉपिक में, जिसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करेंगे। आगे जाके जब लिविंग की बात करेंगे तो हमें बोला जाएगा, बुक हमें बताएगी कि लिविंग, अगर कोई चीज लिविंग है तो उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। तो जनरली ग्रोथ क्या है, अगर मैं बोलूंगा ग्रोथ क्या है, अगर जनरल मीनिंग अभी लेंगे ग्रोथ का तो कोई बोलेगा कि कोई चीज बढ़ जाए तो उसको ग्रोथ बोलेंगे, हमारी जीडीपी बढ़ गई तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन बायोलॉजी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में ग्रोथ का मतलब क्या है वो हम इस टॉपिक में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो हमारी बुक आगे बताएगी कि ग्रोथ के साथ साथ उसमें रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए। तो वो रिप्रोडक्शन क्या है, उसके क्या क्राइटेरियाज है, किस चीज को रिप्रोडक्शन बोलेंगे और कौन सी चीजें किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, उसकी हम बात करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि हाँ अगर किसी चीज में ग्रोथ हो रही है, किसी चीज में रिप्रोडक्शन हो रहा है और साथ साथ में किसी चीज में अगर मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये लिविंग है, राइट। तो अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगले टॉपिक में। अब हम बात करेंगे कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। अगर किसी चीज को हमें बोलना है कि ये लिविंग थिंग है तो उसके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया हमें बुक बता रही है, वो है कि उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रोथ, GROWT, ग्रोथ होनी चाहिए। अब इस वर्ड का अगर जनरल मीनिंग में लूंगा तो वो होगा कि किसी चीज में अगर बढ़ रहा है कुछ तो उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन हमें बुक और भी एक स्पेसिफिक उसका डिफाइन कर रही है कि या तो इंक्रीज इन मास या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। या तो किसी चीज में मास बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? मास बढ़ रहा है, या फिर एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। कहीं पे भी अगर मास बढ़ रहा है किसी चीज का तो उसे हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है। या फिर वो रेप्लिकेट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे, रेप्लिकेशन का मतलब है कि समझो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो उसमें ग्रोथ कैसे होती है? यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। उसमें तो दूसरा कोई सेल ही नहीं, न्यूक्लियस ले लिया हमने, ये हमारा सेल है और बाकी सारे ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पे। तो अगर उसमें हमें बताना है कि इसमें ग्रोथ हो रही है तो हमें पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो सेल डिवीजन करके रिप्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हुआ, 1 से 2 हो गया। तो यहाँ पे हम ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि यस यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो हम इसको लिविंग बोल सकते हैं, जी हाँ लिविंग बोल सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरे सारे भी क्राइटेरिया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इस बात में आता है कि ग्रोथ तो बाकी बहुत सारी चीजों में होती है जो नॉन लिविंग है। लाइक द बुक टॉक्स अबाउट माउंटेन्स। हमें पता है कि अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से टकराती है और तब क्या होता है? पहाड़ बड़ा होता है। तो यहाँ पे पहाड़ की ग्रोथ हो गई तो हम क्या पहाड़ को लिविंग बोलेंगे? ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे सारे क्राइटेरियाज है जिसके हम आगे बात करेंगे। तो हम उसके हिसाब से बोलेंगे कि इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। ये ग्रोथ बायोलॉजी वाली ग्रोथ नहीं है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली ग्रोथ नहीं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सतह की चीजें बढ़ रही है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जो रेत के पहाड़ होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, उसमें सैंड ऊपर से आती रहती है उड़ के, और ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो ये कोई अंदर से ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि जो सतह पे है, जो सरफेस पे है, एक्यूमुलेशन ऑफ मास हो रहा है। कुछ चीजें बाहर से आके उस पर एक्यूमुलेट हो रही है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ दिख रही है। तो ये ग्रोथ अंदर से मेटाबॉलिक कोई प्रोसेस की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको ग्रोथ बोल सकते हैं, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली ग्रोथ नहीं है। दूसरे हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के में ग्रोथ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ। तो हम बात करेंगे ग्रोथ की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है और मल्टी सेलुलर में कैसे होता है। हमने पीछे देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाता है। पहले एक इंडिविजुअल होता है, फिर बाद में वो रेप्लिकेट करता है और मल्टीपल इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। तो ये भी एक ग्रोथ का टाइप है, लेकिन ये बात है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ग्रोथ होती है। मतलब एक ह्यूमन अगर एग्जांपल ले लीजिए, जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो ग्रो करेगा सर्टेन एज तक, लेकिन बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। 18, 20, 21, 22, मैक्सिमम 22, 23 3 ईयर तक हमारी बोन ग्रोथ भी रुक जाती है। तो क्या हम ग्रोथ का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं? जी हाँ, 22, 23 ईयर तक तो हम कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमारी ग्रोथ तो नहीं हो रही। तो क्या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक लिमिट तक ग्रोथ जो हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ने की वजह से दिखती है, जो इंक्रीज इन मास होता है वो दिखता है, लेकिन साथ साथ में दूसरी तरीके से जो ग्रोथ होती है वो होती है रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट सेल्स। एक तो हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ने की वजह से ग्रोथ होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स बढ़ने की वजह से, और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल्स। एज वी नो, हमारी जो स्किन होती है वो शेड होती है। हमारे जो स्किन है उसके 7 लेयर्स हैं, और 7 लेयर धीरे धीरे जो ऊपर वाली लेयर होती है वो गिर जाती है, वो तो उसको शेडिंग, स्किन शेडिंग बोलते हैं। केराटिनाइज सेल्स जो होता है वो शेड होता है, लेकिन स्किन में फिर धीरे धीरे नीचे से नई ग्रोथ होती रहती है, नए सेल्स नीचे से ऊपर आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। हमारी बोन्स भी जो वो रिप्लेनिश होती रहती है, जो ओल्ड सेल्स है वो डाई होते हैं और साथ में उसकी जगह पे नया सेल आता है। हमारे आरबीसीज 120 दिन में मर जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली बोन मैरो हमारा वो सेल्स आरबीसीज बनाता रहता है। तो उस तरीके से हम देखें तो कंटिन्यूअसली अंटिल वी आर लिविंग देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ गोइंग ऑन इन एनी इंडिविजुअल, बी इट ह्यूमन और प्लांट्स और एनी अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। किसी भी अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग बोलना है तो उसमें रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। एक प्रोजेनी मेरे जैसा एक चीज में बनाऊंगा उसे बोलेंगे प्रोजेनी, जो पेरेंट्स के रिलेटेड रहेगा। प्रोजेनी क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ लिविंग फॉर्म। कोई मैं एक मेरे में से एक लिविंग फॉर्म आएगा जो मेरी तरह दिखेगा, मेरी तरह उसमें सारे फीचर्स रहेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रोजेनी। तो हर एक इंसान या फिर हर एक एनिमल, हर एक प्लांट, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एट लास्ट एक एम होता है कि उसका प्रोजेनी होना चाहिए, बिकॉज अगर प्रोजेनी नहीं हुआ तो उसकी स्पीसीज आगे जाके खत्म हो जाएगी, राइट। तो रिप्रोडक्शन क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। Reproduction refers to production of progeny possessing feature more or less similar to those of parents। अगर ह्यूमन का अगर प्रोजेनी हो रहा है तो वो ह्यूमन के सारे फीचर्स रहेंगे, और कुछ उसके फीचर्स दिखने में भी वो पेरेंट्स की तरह रहेगा। ऐसे प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि 2 टाइप के रिप्रोडक्शन रहेंगे। एक तो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे है जिसे हम सेक्सुअल भी नहीं बोल सकते, जिसे हम एसेक्सुअल भी नहीं बोल सकते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि जहाँ पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होके एक प्रोजेनी तैयार करते हैं, जो ह्यूमंस में होता है, और जनरली मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। साथ में कुछ स्पीसीज ऐसी है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, जहां पे मेल और फीमेल के गैमेट्स के फ्यूज होने का जो क्राइटेरिया है वो होना जरूरी नहीं है।
तो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एग्जांपल देखेंगे, जो फंगाई होता है, वो फंगाई क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है। फंगाई रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। अब फंगाई क्या है? फंगाई एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, चिटिन वॉल होती है। इसकी जो सेल वॉल है, एक फंगाई एक यूकारियोटिक सेल है। यूकारियोटिक सेल का, अच्छा ठीक है, हम पहले देख लेते हैं यूकारियोटिक क्या है और प्रोकारियोटिक क्या है। यूकारियोटिक सेल वो है जिसमें जो न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए का जो मटेरियल है, वो स्पेसिफिक न्यूक्लियर वॉल के अंदर होता है। उसमें एक स्पेसिफिक सेल वॉल होती है, साथ में जो उसका डीएनए मटेरियल है वो एक न्यूक्लियर कैप्सूल के अंदर होता है, और उसके सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हुए रहते हैं, बीट माइटोकॉन्ड्रिया, बीट राइबोसोम्स, बीट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। ये सारे जो फीचर्स हैं वो यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। मेन फीचर इसका ये है कि जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इट इज अंडर द न्यूक्लियर कैप्सूल। और दूसरा होता है प्रोकारियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल एक जगह पे कलेक्टेड रहता है, लेकिन उसके आसपास कोई न्यूक्लियर कैप्सूल नहीं रहती, और उसके जो ऑर्गेनेल्स भी है वो ज्यादा स्पेसिफिकली डेवलप नहीं रहते। तो ये हो गया प्रोकारियोटिक और ये होगा यूकारियोटिक सेल। तो हम बात कर रहे थे फंगाई की। फंगाई जो है वो एक यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो सेल वॉल है वो चाइटिन नाम के एक मटेरियल से बनी हुई है। तो जहां पे भी कोई यूकारियोटिक सेल है जिसका सेल वॉल चाइटिन नाम के ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, चाइटिन नाम के मटेरियल से बना हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे फंगल। और वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है? इट रिप्रोड्यूस टू स्पोर फॉर्मेशन। ये एसेक्सुअल मेथड, वहां पे कोई मेल फंगल या फीमेल फंगल के गैमेट के फ्यूज होने की बात नहीं हो रही है। दूसरा हम बात करेंगे आगे, जो कि यीस्ट है, मोल्ड्स है, ये बडिंग के थ्रू होती है, बड फॉर्मेशन। ये बडिंग के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्लैटवॉर्म्स जो है वो रीजनरेशन करते हैं। फ्लैटवॉर्म क्या होता है? फ्लैटवॉर्म फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फ्रेगमेंट होने के बाद हर एक पार्ट जो अपना लॉस्ट पार्ट है उसको रीजनरेट करता है, और हर एक पार्ट एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल बना देगा, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। ये भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे देखेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देखेंगे हम थ्रू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सिनोनिमस बोल सकते हैं, बिकॉज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है, और जब वो ग्रो कर रहा है तो उसमें नंबर, हमने बोला था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का क्राइटेरिया ये है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ने चाहिए, 1 और 2, और फिर मल्टीपल आगे और सेल डिवीजन होता रहेगा और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते रहेंगे। और रिप्रोडक्शन भी तो यही है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? अपने आप को सेल डिवाइड करके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ही उनका ग्रोथ हो रहा है। तो इसको रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इज समवट सिनोनिमस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। We notice that that in single cell organism we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction। जैसे मैं बोला कि दोनों को हम अलग तरीके से बोलने के लिए कोई हमारे पास स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन नहीं है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, जैसे कि स्टेराइल मेल एंड स्टेराइल फीमेल। ह्यूमंस में भी कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, स्टेराइल। तो क्या उन कपल्स को हम नॉन लिविंग बोलेंगे क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें दूसरे सारे प्रोसेसेस वो चल रहे हैं, लेकिन कुछ वजहों की वजह से, कुछ बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से उनमें जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है वो नहीं है। तो सिर्फ रिप्रोडक्शन को हम एक क्राइटेरिया नहीं ले सकते कि जिसके बेसिस पे हम बोल सके कि दिस थिंग इज नॉन लिविंग और दिस थिंग इज लिविंग। इसके साथ साथ हमें दूसरा कुछ भी क्राइटेरियाज देखने पड़ेंगे। साथ साथ में हनी बीज की जो पॉपुलेशन होती है उसमें मोस्ट ऑफ सारी बीज जो होती है वो स्टेराइल वर्कर बीज होती है, और एक
जो होती है वो क्वीन बी होती है, और सिर्फ क्वीन बी ही रिप्रोड्यूस करती है, बाकी जो वर्कर बीज है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। तो क्या वो जो स्टेराइल बीज है वो नॉन लिविंग है? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी भी चीज को लिविंग या किसी भी चीज को नॉन लिविंग करने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। नेक्स्ट क्राइटेरिया, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें हम लेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? इसमें हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक केमिकल नेचर बोल रहे हैं। हम जो है वो केमिकल्स के बने हुए हैं, राइट? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। दिस केमिकल्स, स्मॉल एंड बिग, बिलोंग टू वेरियस classes, sizes, function, etc. are constantly being made and changed into some other biomolecule. These conversions are chemical reaction or metabolic reaction. हमारी बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी सारे प्रोसेस हम बाहर देख रहे हैं वो अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस का ही नतीजा होते हैं। जैसे कि अगर मैंने कुछ खाना अभी खाया, हमारे वो स्टमक में जाएगा, स्टमक में वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे जो कि एक तरीके के केमिकल रिएक्शंस है। हमारे माउथ के अंदर ही अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस शुरू कर देगा। इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। इन द सेंस वी आर ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी में एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को लिविंग बीइंग बोल सकते हैं। ये जो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में जो एक तरीके से लाइफ फॉर्म को डेवलप करते हैं, उनको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये सारे जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। केमिकल नेचर ऑफ लिविंग बीइंग की बात करते हैं हम इसमें, तो इसमें क्या डेफिनेशन देंगे? तो क्या डेफिनेशन देंगे? तो बोलेगा सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन सबको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, राइट? अब कुछ रिएक्शन होते हैं जो हम बाहर भी कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसे हम बाहर भी कर सकते हैं, राइट? जैसे कि हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर जब खाना जाएगा तो H2SO4 रिलीज होगा, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है। हमारे जो पेट में एक एसिड रिलीज होता है H2SO4, राइट? तो H2SO4 को हम कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन बाहर भी करवा सकते हैं, राइट? अगर लैब में जाऊं मैं और वहां पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज देखूं, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करूं, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करूं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है? जिसमें जो हमारा बाइल जो हमारा लीवर में से रिलीज हो रहा है वो हमारे जो खाने में जो फैट है उसको इमल्सिफाई कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। तो यही जो रिएक्शन है वो मैं बाहर भी तो कर सकता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब में अगर मैं फैट ले लूं और उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बाइल ले लूं, जो भी बिलिरुबिन वगैरह जो भी हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है बाइल के, अगर वो ले लूं तो उसमें भी तो रिएक्शन हो रहा है। तो क्या मैं इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलूंगा? बिकॉज ये रिएक्शन तो हमारी बॉडी में हो रहा है, यही रिएक्शन हमारी बॉडी में भी हो रहा है। तो क्या मेरे अंदर हो रहा है तो मैं अपने आप को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन को मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकता हूँ क्योंकि ये तो वही रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको लिविंग प्रोसेस बोल सकते हैं, लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो ग्रोथ हो सकती है, ना तो रिप्रोडक्शन हो सकता है। भले रिएक्शन हो रहा है लेकिन दूसरे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये जो रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, और इन बॉडीली रिएक्शंस को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं लैब में, तो उन रिएक्शन को लैब में हम बोलेंगे लिविंग रिएक्शंस बट नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे आर नॉट having the different criterias, other criterias fulfilled, right? और बाद में ये सारे प्रोसेस हमने देखे, मेटाबॉलिज्म देख लिया, ग्रोथ देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया। तो ये 3-4 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो हम किसी चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। लेकिन साथ साथ में एक होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ सराउंडिंग। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आसपास की चीजों के बारे में नॉलेज रखता है और उस नॉलेज के हिसाब से रिएक्ट करता है। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्शियसनेस अबाउट दी सराउंडिंग। जैसे कि अगर एक प्लांट है तो वो धूप की तरफ जाएगा, फोटोट्रॉपिक रहेगा, हाइड्रोट्रॉपिक रहेगा, वो उसकी जो रूट्स है वो पानी की तरफ जाएगी। तो प्लांट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के तरफ रिएक्ट कर रहा है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, राइट? अगर मैं हूं यहाँ पे और ज्यादा गर्मी हो रही है तो मेरी बॉडी क्या करेगी?
स्वेटिंग करेगी। स्वेटिंग की वजह से क्या होता है, स्वेटिंग की वजह से जो हमारा बॉडी होती है वो कोल्ड होती है, वो ठंडी होने शुरू हो जाती है। तो मैंने अपनी एक्सटर्नल सराउंडिंग के हिसाब से रिएक्शन दिया मेरी बॉडी ने। तो ये है कॉन्शियसनेस अबाउट सराउंडिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग बोलना है तो उसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल होना भी जरूरी है कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हिसाब से रिएक्शन दे। साथ साथ में ह्यूमन जो है वो एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियस है, राइट, जो अपने आप के बारे में भी कॉन्शियस है, राइट। मैं अपने आप को इवेल्युएट कर सकता हूँ। जब मैं रात को सोने जाऊंगा तो मैं पूरा दिन हुए प्रोसेसेस और जो भी मेरी थॉट्स है उसको मैं प्रोसेस करूंगा रात को। हाँ, आज मैं यहाँ गया था, आज मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है, अपने बारे में कॉन्शियसनेस, ये हमारे ह्यूमंस का एक ब्लेसिंग है जो हमारे पास है। एक जिस तरीके का सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे पास है वैसा सब दूसरे स्पीसीज में नहीं है। इसी सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं और साइंटिफिक डिस्कवरीज भी कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव द पावर ऑफ इवेल्युएटिंग द सेल्फ, राइट। तो इस तरह हमने आज हमारे मॉड्यूल में एक तो इंट्रोडक्शन ले ली कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। साथ साथ में हमने देखा कि डिफरेंट स्पीसीज वगैरह है, पॉपुलेशन है क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, और सारा रिवीजन हो गया। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन हो गया कि एक स्पेसिफिक। बाद में हमने देखा कि कैसे हम एक दूसरे के रिएक्ट करते हैं, हम एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के हिसाब से रिएक्टिव होती है और एक इंटरेक्शन चलता रहता है। फिर हमने देखा कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। लिविंग में हमने देखा कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, जिसमें हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग बोलना है तो उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, लिविंग को अगर लिविंग बोलना है तो उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलना है तो उसमें मेटाबॉलिज्म भी होना चाहिए। और लास्ट में हमने देखा कि इन सब क्राइटेरिया के साथ साथ उस किसी भी चीज को लिविंग बोलने के लिए उसमें सराउंडिंग के लिए कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस अबाउट सराउंडिंग होनी चाहिए। मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल चीजें, एक्सटर्नल वातावरण के हिसाब से वो जो ऑर्गेनिज्म है वो रिएक्टिव होना चाहिए, वो रिएक्शन देना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो कॉन्शियस है अपनी सराउंडिंग के बारे में। और फिर हमने बात करी कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन स्पीसीज है वो बेस्ट है। क्यों? बिकॉज वी हैव द बेस्ट सेल्फ कॉन्शियसनेस, हम सेल्फ के बारे में ज्यादा कॉन्शियस है कंपेयर टू अदर स्पीसीज। नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट में आगे जाएंगे, टॉपिक में आगे जाएंगे और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट स्पीसीज को क्लासिफाई किया गया है, डिफरेंट पॉपुलेशन को क्लासिफाई किया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि हम ये लेसन को खत्म करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरे ओवरव्यू लेंगे इस लेसन का, और एक Q&A सेशन भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, इस चैनल का मकसद ये है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होने चाहिए, राइट। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूं। साथ साथ में अगर आपको कोई सजेशंस है, आपके कोई क्वेश्चंस है, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और उस कमेंट के हिसाब से हम उसको आगे दूसरे वीडियोस में क्लैरिफाई, पहले हम जो डाउट्स आपने अगर दिए होंगे कमेंट्स में तो उन डाउट्स को क्लियर करेंगे और वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।